पहले चरण के चुनाव के बाद अब दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार तेज होता जा रहा है। जहां पहले चरण में प्रचार में बड़े चेहरे नहीं दिखे थे, तो अब दूसरे चरण से पहले नेताओं का धुआंधार प्रचार तेज होता जा रहा है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों राज्यों में बड़े बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में जनता को साधते नजर आ रहे हैं। स्टार प्रचारक भी चुनावी रण में उतर चुके हैं और चुनाव प्रचार में जोर लगाते देखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर लगाया, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आए। अमित शाह ने कांकेर में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में प्रचार किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपकी कृपा हो गई, छत्तीसगढ़ वाले ने हमारे विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया, विजय को गृह मंत्री बनाया। 4 ही महीने में 90 से ज्यादा नक्सलवादियों को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वहीं जेपी नड्डा ने भी छत्तीसगढ़ में धुआंधार प्रचार किया। लोरमी, भिलाई और चंद्रखुरी में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी की उपलब्धियां गिनाते हुए नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। 1947 के बाद, विभाजन के बाद कई लोग बांग्लादेश में, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, कई लोग पाकिस्तान में और कई लोग अफगानिस्तान में धार्मिक कारणों से प्रताड़ित होकर, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, ये वहां से निकाले गए थे और उनको यहां पर नागरिकता देने का सवाल था। सभी लोग बोलते थे कि नागरिकता दी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बोलते थे, लेकिन नागरिकता देने की हिम्मत नहीं थी। वहीं रविवार को भी छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार का शोर तेजी से सुनाई दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में 3 रैलियां की। राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर में योगी ने जहां बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे, तो कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे राम हुए ही नहीं। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। जब राम हुए ही नहीं तो गांधी जी क्या कहते थे? हे राम। अंत में उन्होंने कहा था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी के नाम पे जिन लोगों ने जीवन भर सत्ता पियाई, वे लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो दूसरी ओर रविवार को छत्तीसगढ़ के बालोद में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की ओर से प्रचार का मोर्चा संभाला। उन्होंने यहां के हथौद मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कांकेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर के पक्ष में माहौल बनाया, तो बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि अगर बीजेपी 400 पार हो गई तो संविधान को बदल देगी। उस सरकार ने आपके राशन के चावल में कटौती की। सिर्फ आपको 5 किलो मिलता है जब आपको 35 किलो मिलता था। बेरोजगारी का भत्ता बंद कर दिया, गोबर की खरीद बंद कर दी, वर्मी कंपोस्ट बंद कर दिया। गौठान में आपको कितना रोजगार बना के दिया, किस तरह से गौठान बनाए हैं छत्तीसगढ़ में, आज उसमें से भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को मध्य प्रदेश के सागर में चुनावी रैली की। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी पर केंद्र सरकार पर जमकर सवाल दागे। दरअसल सागर में राहुल गांधी को रैली करना था, लेकिन राहुल की तबीयत खराब होने पर खड़गे ने यहां सभा की। तो एमपी में केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी प्रत्याशी सिंधिया भी तेजी से प्रचार करते देखे जा रहे हैं। तो सीएम मोहन यादव भी एक दिन में कई रैलियां करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से जीतू पटवारी के बाद अब खड़गे ने भी मोर्चा संभाल लिया है और अब बीजेपी की ओर से पीएम मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में चुनावी रैली करते नजर आने वाली है। 23 अप्रैल को जांजगीर चांपा में पीएम मोदी की चुनावी सभा है। दोपहर में धमतरी में पीएम की सभा होगी। 24 अप्रैल को अंबिकापुर में चुनावी रैली करेंगे। 24 अप्रैल को एमपी में 3 सभाएं होंगी। सागर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। हरदा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भोपाल में पीएम का रोड शो होगा।
यानी कि आने वाले दिनों में सियासी पारा और बढ़ने वाला है और वार पलटवार भी बढ़ सकता है। दरअसल माना जा रहा है कि दूसरे चरण की कई सीटों पर लड़ाई कांटे की है, जिस वजह से अब दिग्गजों ने प्रचार की कमान संभाल ली है। बीजेपी के लिए लड़ाई मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें तो छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करने की है। तो कांग्रेस के लिए कई सीटों पर जीत हासिल करने की ये लड़ाई है। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सियासी शोर अब जोरों से सुनाई दे रहा है और चुनावी लड़ाई तेज होती नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा जनता को साधने में कौन कामयाब होगा। टीम न्यूज स्टेट। चौबीस के रण में अब सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। राजस्थान में दिए प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान के बाद से वार पलटवार और तेज है। अब पीएम मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावी पारा हाई हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। अब चुनावी शोर में जुबानी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल दागे तो कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आई तो देश की सारी संपत्ति मुस्लिमों को बांट देगी। पीएम ने कहा कि आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे दी जाएगी। इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं, वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने यूपीए सरकार का जिक्र किया और मनमोहन सिंह के साल 2006 के एक वीडियो के बारे में बताते हुए कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि कांग्रेस की सोच अर्बन नक्सलियों वाली है। तो उधर छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम की तरह ही बयान दिया। कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि देश के मठ मंदिरों और संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है। आपकी कृपा हो गई। छत्तीसगढ़ वाले ने हमारे विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया, विजय को गृह मंत्री बनाया। 4 ही महीने में 90 से ज्यादा नक्सलवादियों को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 2 साल दे दीजिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए। छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक। इन नेताओं के बयानों से साफ है कि अब चुनावों में बीजेपी की ओर से एक अलग ही माहौल तैयार कर दिया गया है। आने वाले दिनों में पीएम मोदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब सियासी पारा बढ़ने वाला है। दरअसल 23 अप्रैल को जांजगीर चांपा में पीएम मोदी की चुनावी सभा होगी। दोपहर में धमतरी में पीएम की सभा होगी। 24 अप्रैल को अंबिकापुर में चुनावी सभा करेंगे पीएम। 24 अप्रैल को एमपी में 3 सभाएं होंगी। सागर में चुनावी रैली को पीएम संबोधित करेंगे। हरदा में चुनावी सभा को पीएम संबोधित करेंगे। भोपाल में पीएम का रोड शो होगा। यानी कि पहले चरण के चुनाव के बाद अब दूसरे चरण के चुनाव से पहले चुनाव प्रचार जैसे जैसे तेज होता जा रहा है, सियासी संग्राम भी तेज हो रहा है। एक और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में सबकी संपत्ति का सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल कर रही है। कांग्रेस की ओर से पीएम के बयान को झूठा बताया जा रहा है।
तो बीजेपी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के वीडियो को जमकर शेयर कर रही है। यानी कि चुनाव के लिए धर्म के नाम पर सियासी अखाड़े का मैदान तैयार कर दिया गया है और अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको भुनाने की कोशिश की जाएगी। चुनाव में इस तरह के बयान जो हैं वो अक्सर आते हैं और नेता ऐसा बोलते हैं और कई बार पुराने कुछ उदाहरणों को देख करके इस तरह के आरोप लगते हैं। आपको अगर याद हो तो मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तो यहाँ से ये बात उठाई है और उनके घोषणा पत्र में भी है कि अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार या स्वतंत्रता, इस तरह की ये जो बात है तो इस तरह उठाई है। हालांकि ये बात सही है कि वक्फ को जिस तरीके से विशेषाधिकार कांग्रेस के शासनकाल में दिए गए हैं उससे भाजपा को ये आरोप लगाने में ये मौका मिलता है। फिलहाल दूसरे चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी का बयान, कांग्रेस का घोषणा पत्र और मनमोहन सिंह के पुराने भाषण ने 2024 के चुनाव में एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। हालांकि माना जा रहा है कहीं न कहीं कोशिश वोटों के ध्रुवीकरण की हो रही है, जिसके लिए सियासी दल जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा इन बयानों का कितना असर वोटरों पर पड़ेगा और जनता अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाएगी। राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश की संपत्ति मुस्लिमों को बांट देगी, तो वही जो है इस बयान से देश में सियासी पारा हाई हो गया है। कुछ दिनों बाद पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। माना जा रहा है कि ऐसे बयानों से प्रदेश में सियासी पारा और ज्यादा बढ़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मालवा निमाड़ की 3 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को चुनौती मिल सकती है। धार, झाबुआ और खरगोन में ये वो सीटें हैं जहां विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बढ़त मिली है। आखिर क्या है यहां पर बीजेपी की मुश्किलें, जानेंगे रिपोर्ट में। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों को 24 का सेमीफाइनल कहा गया था। 24 के सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत हुई, लेकिन कई ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली। खासकर मालवा निमाड़ की बात की जाए, बीजेपी को यहां मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला। अब लड़ाई 24 के रण की है। ऐसे में बीजेपी भले ही सभी 29 सीटों को जीतने का दावा करे, लेकिन माना जा रहा है कि मालवा निमाड़ की 3 सीटों पर बीजेपी को चुनौती मिल सकती है। 2019 में यहां की 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार 8 में से 2 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार बदले हैं। धार और झाबुआ में बदले उम्मीदवार। धार झाबुआ खरगोन सीट पर कड़ी टक्कर है। पिछले चुनाव में जीत का मार्जिन कम था। तीनों सीटों पर आदिवासी वोटरों की संख्या अधिक है। माना जाता है 2019 में लोकसभा चुनाव और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी को मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ की 8 सीटों में इंदौर और देवास, शाजापुर ही ऐसी लोकसभा सीटें थी जहाँ बीजेपी 8 में से 8 विधानसभा सीटें जीती थी। बाकी पर पार्टी की बड़ी जीत नहीं थी। इसीलिए इन सीटों पर संगठन का विशेष ध्यान होगा, क्योंकि यहाँ आदिवासी वोटर बड़े पैमाने पर मौजूद है। पिछले 10 लोकसभा चुनाव में 8 बार कांग्रेस जीती, 2 बार बीजेपी के सांसद बने। 2014 में कांग्रेस से बीजेपी में आए दिलीप सिंह भूरिया जीते। 2019 में बीजेपी के जीएस डामोर जीते थे। इस बार अनीता नागर सिंह चौहान को टिकट मिला है। कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया मैदान में है। पहले 4 बार सांसद रह चुके हैं कांतिलाल भूरिया। इस सीट पर अपने पिता को जिताने के लिए विक्रांत भूरिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़ चुके हैं और पिता की जीत की बात कह रहे हैं। तो दूसरी सीट की बात की जाए तो धार सीट। पिछले 10 लोकसभा चुनाव में 6 बार कांग्रेस जीती, 4 बार बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई। विधानसभा चुनाव में 8 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती, 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी ने सावित्री ठाकुर को टिकट दिया है। कांग्रेस ने राधे श्याम मोबाइल को मैदान में उतारा है। यहाँ आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में है।
कहा जा रहा है इस सीट पर सावित्री ठाकुर का विरोध हो रहा है। इस बीच ये भी खबर आ रही थी कि कांग्रेस आलाकमान अपने प्रत्याशी से खुश नहीं है और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी की बदलने की बात कही जा रही थी। उधर तीसरी सीट की बात की जाए तो खरगोन लोकसभा, ये सीट बीजेपी के कब्जे वाली सीट है। पिछले 10 चुनावों में 8 बार बीजेपी, 2 बार कांग्रेस के सांसद बने। 8 विधानसभा सीटों में 5 पर कांग्रेस, 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वर्तमान सांसद गजेंद्र पटेल पर ही भरोसा जताया गया है। कांग्रेस ने पोरलाल खरते को मैदान में उतारा है। आदिवासी और ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका में है। इन सीटों पर आदिवासी वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से जोर आजमाइश हो रही है। हालांकि माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस मजबूत थी और वोटरों का मन 2023 जैसा ही रहा तो बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ, अपनी संगठन क्षमता के साथ, कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ रही है पूरी ताकत के साथ। और बार बार हमारा शीर्ष नेतृत्व भी हमको मार्गदर्शित कर रहा है। और जनता के बीच जिस प्रकार से हमारे तमाम नेतृत्व संपर्क और रैली और रोड शो के माध्यम से और घर घर संपर्क करके मतदाताओं को अपनी योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं और प्रचार प्रसार भी कर रहा है। मालवा और निमाड़ में अनेक बार बीजेपी को वोट दे दे के वहां के लोग थक गए, कोई परिणाम नहीं आए। वोट ले लेते हैं, जब रोजगार की बात होती है, उनके कामों की बात होती है और दूसरी बातें होती हैं, भौतिक लक्ष्यों की बात होती हैं, तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि तुम इस बात का गौरव मनाओ, शौर्य मनाओ कि तुम सनातन धर्म और संस्कृति और परंपरा को मानते हो। मालवा निमाड़ ही वो क्षेत्र है जहां बीजेपी के सबसे बड़े मार्जिन से जीत हुई थी, लेकिन इन 3 सीटों पर 2019 में मार्जिन कम था। खरगोन बड़वानी में 2 लाख, धार में 1,56,000 तो रतलाम में बीजेपी प्रत्याशी की 90,000 से अधिक वोटों से जीत हुई थी, जबकि बाकी सीटों पर मार्जिन 3 से 5 लाख तक का था। इसीलिए इन सीटों पर बीजेपी का फोकस ज्यादा है। फिलहाल देखना होगा बीजेपी और संघ की रणनीति इन सीटों को बचाने में काम आएगी और यहाँ के वोटर किसके भाग्य का फैसला करेंगे। कांग्रेस इन सीटों पर वापसी कर पाएगी या फिर बीजेपी सभी 29 सीटों को जीतने में सफल हो पाएगी। टीम न्यूज स्टेट। और मध्य प्रदेश में भारी प्रत्याशियों को उतारने का सिलसिला बहुत पुराना रहा है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पैराशूट प्रत्याशियों ने एमपी से ही खाता खोला। आइए देखते हैं कौन कौन ऐसे पुराने नेता रहे जिन्हें एमपी में जीत मिली है। एमपी में लोकसभा चुनाव के दौरान दूसरे राज्यों के नेताओं की पैराशूट लैंडिंग का सिलसिला काफी पुराना है। ज्यादातर नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से ही अपनी जीत का खाता खोला है। 2019 के चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला है। इस बार कांग्रेस की ओर से यूपी के ललितपुर के नेता चंद्रभूषण बुंदेला गुड्डू राजा को सागर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के पुराने चुनावों को देखें तो यहाँ से बाहरी नेता किस्मत आजमाते रहे हैं और एमपी में फिल्मकार, अभिनेता से लेकर बाहरी नेताओं को सांसद भी बनाया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी के नेताओं को भी उतारा जा चुका है। राजगढ़, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, दमोह, भोपाल, गुना, सिवनी, विदिशा और बैतूल से कई बार बाहरी नेताओं को टिकट मिला है। बाहरी प्रत्याशियों की जीत भी हुई है। इन नेताओं में से आधा दर्जन से भी ज्यादा ऐसे नेता रहे जो यहाँ से जीतकर सांसद बने। जगन्नाथ राव जोशी, कर्नाटक के जोशी 1967 में भोपाल से चुनाव लड़े। 1971 में शाजापुर से जनसंघ के सांसद बने। बाबूराव पटेल मुंबई के फिल्म कलाकार थे। 1967 में जनसंघ की ओर से शाजापुर से लड़े, शाजापुर से जीतकर सांसद बने। वराह शंकर गिरी देश के राष्ट्रपति रहे बीवी गिरी के बेटे थे। 1971 में दमोह से कांग्रेस की टिकट पर जीते। वसंत कुमार पंडित महाराष्ट्र के जनसंघ के वरिष्ठ नेता रहे। 1977 में राजगढ़ से जनता पार्टी के सांसद बने। 1980 में बीजेपी के टिकट पर राजगढ़ से चुनाव जीते। गार्गी शंकर मिश्रा नागपुर के रहने वाले थे। 1977 में छिंदवाड़ा सीट से जीते। कांग्रेस की टिकट से जीत हुई थी। हरि विष्णु कामत स्वतंत्रता सेनानी रहे। कामत मंगलोर निवासी थे। 1952-1962 में होशंगाबाद से जीते। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जीते थे।
1977 में जनता पार्टी के टिकट से जीत हुई। रामनाथ गोयनका 1971 में जनसंघ की टिकट पर विदिशा से जीते। बंगाल के निवासी थे, बाद में मुंबई में बस गए। हालांकि कुछ ऐसे नेता रहे जिन्होंने चुनाव तो लड़ा, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। महाभारत के कृष्ण कहे जाने वाले नीतीश भारद्वाज ने साल 1999 के लोकसभा चुनाव में राजगढ़ सीट से चुनाव लड़ा था। ये चुनाव बहुत दिलचस्प था। एक तरफ महाभारत के कृष्ण थे तो दूसरी ओर कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह। जीत दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह की हुई और नीतीश भारद्वाज की हार हुई। यानी कभी प्रदेश की जनता ने बाहरी नेताओं को जिताया तो कभी वापस भेज दिया। लेकिन राजनीतिक पारी का खाता खोलने के लिए मध्य प्रदेश की धरती नेताओं के लिए पहली पसंद मानी गई। 3 न्यूज़ स्टेट।